जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार पे। और चूंकि अभी कल ही या परसों कल ही कल ही जो है यानी परसों परसों जो है बिहार एसआई का जो वैकेंसी है वो आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। 5 तारीख से शायद फॉर्म फिलअप भी करना है, यानी कि आप कल से फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। कल से, आज से कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं। आज से आप, हाँ, आज आज 5 अक्टूबर है ना, हाँ, तो फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। और देखिए, एक ह्यूज वैकेंसी है, 1273 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो मतलब पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनके लिए भी जो पहली बार अपेयर होना चाहते हैं। देखिए, अपेयर जो हो रहा है बंदा, अपेयर जो लड़का हो रहा है पहली बार, उसमें जो है ताकत अधिक होता है, यानी कि उसमें जो है चीज़ों को एनालाइज करने की, चीज़ों को याद रखने की क्षमता अधिक होती है। तो उसके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ये। हाँ, इसमें क्या, चूँकि फिजिकल भी तो है ना, फिजिकल भी है और रिटन भी है। तो देखिए, पहले तो आप रिटन निकाल करके फिजिकल आप देंगे, लेकिन देखिए बात ये है कि फिजिकल जो है दिनों पर दिन, सॉरी, ये रिटन जो है दरोगा का धीरे धीरे थोड़ा टफ होता जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, मतलब इसके पिछले बार एग्जाम जो हुआ था, इसका जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्वेश्चन के पूछने के जो पैटर्न हैं, जो तरीके हैं, इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अब जो है पहले वाला जो 2021 में 2018 का जब क्वेश्चन उठा के देखेंगे, उसमें सीधा वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करता था और उसके एक एक ऑप्शन हुआ करते थे, काफ़ी आसान था। लेकिन अब इधर से 2 बार जो एग्जाम हुए हैं, इसमें चूंकि क्वेश्चन के प्रकृति में काफ़ी अंतर आया है, उन सारी चीज़ों को अब वो समाहित कर रहे हैं जो पहले नहीं पूछते थे वहाँ से। जैसे देखिए कि जिस प्रकार से बिहार पीसीएस ने अपना जो पूछने का, क्वेश्चन पूछने का रंग बदल दिया है, ढंग बदल दिया है, तरीका बदल दिया है, उसी प्रकार से बिहार दरोगा भी जो है वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। लेकिन कट ऑफ जो है कुछ ज़्यादा आगे पीछे तो नहीं हो रहा, वही आप देख रहे हैं कि 60-70 के बीच में ही कट ऑफ रहता है। लेकिन हाँ, प्रश्न की प्रकृति बदल गई है। अब देखिए, इसके पीछे कारण भी तो है ना। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि अब लड़के ज़्यादा भाग ले रहे हैं, उनको एलिमिनेट भी करना है, उनको छांटना है। कट ऑफ ही ज़्यादा हाई चला जाएगा तो वो भी दिक्कत है। दूसरी बात है कि बिहार में भी देख ही रहे, जिस प्रकार से बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ और पर्चे लीक हो गए, तो इसका भी तो डर रहता है। स्टूडेंट बेचारा क्या करे, स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन है नहीं, जो भी वैकेंसी निकलता है स्टूडेंट उस पर टूट पड़ता है। और ये भी एक कारण है रिजल्ट न होने का, कि जो बिहार पुलिस का बेचारा लगा हुआ है वो भी दरोगा भर रहा है, जो दरोगा का लगा हुआ है वो बीपीएससी भी भर रहा है। तो कोई एक स्ट्रैटेजी बनाकर के आप अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सोच रखते हैं, तभी जाकर के आपका एग्जाम निकल पाता है। नहीं तो आपका एग्जाम ऐसे निरंतर प्रयास करते रहिएगा, एक सर्टेन टाइम, 5 साल 10 साल, मतलब 10 वर्षीय योजना बना करके ही आपका एग्जाम कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अगर जो है हम एक सर्टेन तरीके से, एक ऐसे तरीके के माध्यम से हम अगर तैयारी करें, इसके बाद आपको जो है बिल्कुल सफलता मिलेगी। लेकिन उस तरीके को हम अच्छे से पहले जान लेना जरूरी है कि हम किस वे में चलेंगे। क्योंकि देखिए, बिहार दरोगा जो है एक ऐसा एग्जाम है जिसमें न ज़्यादा नीचे है न ज़्यादा ऊपर है, और एक बीच बीच का एग्जाम है। अच्छा, पोस्ट भी वो इतना ही बढ़िया है, दरोगा तो भाई दरोगा होते हैं, है ना। तो अब इतने अच्छे पोस्ट के लिए सब लोग अप्लाई करते हैं। खास करके अब तो देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन में महिलाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हमने ये सोचा है कि हम एक ऐसा क्लास आपके लेकर आएंगे जिसमें हम आपको चीज़ों को पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन हम पढ़ाते के साथ साथ में उन सारे डाउट्स को भी अपने ऊपर ही लेकर के आपको उसको हम बता देंगे। जैसे आप देखिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो है ज्योग्राफी मान ली शुरू करता हूँ मैं आपको अगर ज्योग्राफी में पढ़ाऊँ तो पहला उसका जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो है कि जो है पृथ्वी तथा उसकी गतियाँ, मान लेते हैं। अब आप पहले 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं, कैसे हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अब देखिए कि अब प्रश्न है कि सॉरी, टॉपिक है पृथ्वी और उसकी गतियाँ, है ना।
अब पृथ्वी है तो पहले पृथ्वी से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसको सोल्व कीजिए। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जो है हमारा एग्जाम अच्छे तरीके से निकलेगा। और देखिए अब जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो अब ऑब्जेक्टिव टाइप वाला नहीं रहा, अब रहा उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका एनालिटिकल हो गया है कि अब जो है एक नंबर में अब ये नहीं पूछते कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है ना। पहले था कि मतलब कि ये गोल है, अंडे की तरीके से है, या बॉल के आकार का है, या गुलाब है ना, या लध्वक्ष गुलाब है। तो इस प्रकार से पहले होता था, अब वैसे नहीं पूछता, अब दूसरे ढंग से क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। अब इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं तो इसके कारण क्या हो जाता है कि चीजें थोड़ी जो है ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कि पृथ्वी जो है मतलब आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति जियाड है। ऑप्शन नंबर 2 है कि पृथ्वी पर कुल जो है 90 अक्षांश रेखाएं हैं। ऑप्शन 3 है कि पृथ्वी पर जो है तापमान विषुवत रेखा की ओर अधिक होता है। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सा सही है? अब इस प्रकार से अगर जहां पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और हमने अभी एनालाइज किया है कि पिछले बार जो दरोगा का क्वेश्चन था उसमें से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार से थे, एनालिटिकल क्वेश्चन थे। अब एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए न स्टूडेंट तैयार है और न कोई मास्टर इस प्रकार से इम्प्लीकेशन करके काम करवाता है कि अब देखिए एनालिटिकल अब लिखवा दिए हम आपको नोट्स इतना मोटा दे दिए तो क्या उससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे थोड़ा, है ना। देखिए अब क्वालिफाई करने के लिए 2-3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक होना ज़रूरी है कि आप निरंतर स्टडी करते रहिए। देखिए जब तक आप चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, निरंतर बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, उसमें आप देखेंगे कि 4, 5, 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो फिलॉसफी से थे। जैसे क्या कि उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। अब ये तो मान ले कि पुस्तक पे क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन ये पूछा कि कार्ल मार्क्स ने जो है एक स्लोगन दिया था कि दुनिया की मजदूरों एक हो। अब ये किसने कहा था? ये स्लोगन है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लिया कार्ल मार्क्स से, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए वो कि एक पूछा कि कार्ल मार्क्स का बचपन का मित्र कौन था। तो अब जो है इस प्रकार फिलोसफिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे फिलोसफी के जो है आप कह सकते हैं कि आप उसको क्या कह सकते हैं कि ऑथर के नाम से प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हम लोग बहुत पढ़ के क्या जाते हैं, हम लोग पढ़ जाते हैं गांधी, हम लोग पढ़ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू। तो ऐसे हम लोग चीज़ों को पढ़ जाते हैं जो फॉरेन ऑथर हैं इसके बारे में बहुत कम ही हम लोग जानते हैं या बहुत कम ही पढ़ के जाते हैं। हाँ, लेकिन जिनका फिलोसफी होता है या फिर जिनका सोशियोलॉजी है, ऑप्शनल ले रखे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रखा है बंदा या यूपीएससी की तैयारी कर रखा है, तो उसके पास जो है एक बेसिक नॉलेज होता है। चूँकि वहाँ पे 3-4 या लगभग 7-8 जो है होते हैं ऑथर होते हैं या फिर फिलोसफर होते हैं, उनको पढ़ने होते हैं, उनके विचारों को पढ़ने होते हैं, तो वहाँ से चीज़ों को पकड़ लेते हैं वो। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल लड़का है जो घर में रहता है और मतलब कहीं कोचिंग क्लास कर लिया है, तो वो मास्टर जो है वो चीज़ों को बताता नहीं। उसके पास तो ऑलरेडी सर्टेन टाइम की कमी होती है और वो इतने कम टाइम में सब कुछ कैसे बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है एक ये है। अब देखिए अभी जो चूँकि अभी 5 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप हो रहा है, उम्मीद है कि दिसंबर तक फिर से वो एग्ज़ाम ले लेंगे। अब एग्ज़ाम ले लेंगे तो फिर करेंगे क्या आप? 3 महीने लमसम टाइम है। अब 3 महीने टाइम में आप कितना आगे बढ़ जाइएगा, कितना आगे जाइएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में बिल्कुल रखना ज़रूरी हो जाता है कि हम कैसे तैयारी करें। तो हमने इसका एक तरीका ईजाद किया हुआ है कि एक काम करते हैं कि जैसे सॉरी एक काम करते हैं कि हम लोग जो है जिस टॉपिक को उठाएंगे, जैसे अब शुरू में प्रारंभ में हम ज्योग्राफी के लगभग 15 क्लास लेंगे, 15 क्लास या 20 क्लास हम रखते हैं, तो ज्योग्राफी के सारे हम उन पहलुओं को टच करेंगे। देखिए जो बेसिक नॉलेज तो सबके पास है तो है ही, और जिनके पास नहीं है उनको मैं बेसिक नॉलेज के साथ में क्वेश्चन को बना करके, मतलब ऑनलाइन ही क्वेश्चन में यहाँ पर फॉर्मेट कर दूंगा, फॉर्मेट करके आपको उस पहलू को हम इरेज कर देंगे ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखो
तैयारी का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को फैक्ट में लपेट करके अगर आप पढ़ लेते हैं, है ना, वो आपके पास वो दिमाग में बैठ जाता है। और पढ़ने का यही एक बेहतर तरीका ही है कि ऐसे फैक्ट को आप पकड़ते रहिएगा कि फलना 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 तारीख फलना डेट, है ना, उसका जन्म कब हुआ, इसके पिता कौन थे, तो वो जो चीज़ें हैं आपके दिमाग से निकल जाएंगी, वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम कॉन्सेप्ट में लपेट के हम पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और याद आपको रहेगा। एग्जामिनेशन में आप अच्छा फील करेंगे, जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आपको पकड़ में आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि कॉन्सेप्ट में हम अगर फैक्ट को लपेट देते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं और वो जाकर के क्लिक कर जाता है वहाँ पे प्रश्न। जैसे मैं एक आपके सामने मैं 2-3 फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जो तैयारी लड़का किया हुआ है पहले से, अभी नहीं भी किया हुआ है, सुना जरूर होगा, नॉर्मल सा प्रश्न, कि अगर मैं पूछूं कि भगवान बुद्ध के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए, यही प्रश्न रहेगा। क्योंकि देखिए दरोगा का जो प्रश्न है, अब उसके प्रकृति में काफी बदलाव हुए हैं। ये नहीं पूछेगा कि भगवान बुद्ध कब जन्म लिए, कब मर गए, ठीक है, या फिर भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये सब पहले ऑडिटेड प्रश्न है, अब इसमें नहीं आते, ऐसे प्रश्न नहीं पूछते वो अब जो है कॉन्सेप्ट में फैक्ट को लपेट के प्रश्न पूछ देते हैं। जैसे अब प्रश्न यही है कि भगवान बुद्ध के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, एक प्रश्न मैं आपके सामने रखा। अब पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है कि भगवान बुद्ध जो है उनका जो जन्म है हिमालय की तराई में हुआ था, पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन। दूसरा कि भगवान बुद्ध जो है अपने दर्शन में आत्मा को नहीं मानते। ऑप्शन तीसरा कि भगवान बुद्ध ने जो है बिहार के दक्षिण में ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऑप्शन चौथा कि भगवान बुद्ध जो हैं वो जीवन के अंतिम स्टेज में आकर के, जीवन के अंतिम चरण में अपने संग में महिलाओं को शामिल किया था। और ऑप्शन 5 है कि इनमें से कोई नहीं आए, एक से अधिक। अब यहां पे देखिएगा, इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न को वही बंदा सोल्व कर सकता है जिसने बुद्धिज्म को गहराई से पढ़ा हुआ है, जिसने बुद्धिज्म के एनालिटिकल पार्ट को भी पढ़ा हुआ है और फैक्चुअल पार्ट को भी पढ़ा हुआ है, यानी कि कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा हुआ है और फैक्ट को भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए, अब मैं इस प्रकार से क्वेश्चन जो फॉर्म करता हूं, इसमें क्या है कि जिसको इस टॉपिक पर पकड़ नहीं होगा तब तक उस बंदे के पास में जो है इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे ही नहीं। तो अब पहला मैंने आपको कहा कि भगवान बुद्धा का जन्म हिमालय की तराई में हुआ था, तो बिल्कुल तराई में हुआ था, क्योंकि हिमालय की तराई में एक जगह है लुम्बिनी कहाँ है, वर्तमान में नेपाल में है ना। और आप देखेंगे कि जो सीतामढ़ी वगैरह है, सीतामढ़ी है, पश्चिमी चंपारण का इलाका है, पूर्वी चंपारण का इलाका है, इन इलाकों में भगवान बुद्धा के जो ये हुआ करते थे, उनके पिता जो हुआ करते थे सुदोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे, उनका राज्य हुआ करता। तो पहला ऑप्शन तो मेरा सही निकल गया। दूसरा ऑप्शन है कि भगवान बुद्ध जो है वो आत्मा को नहीं मानते। तो देखिए उनका अपना जो फिलॉसफी, अपना जो दर्शन है, उनके दर्शन जो है का मुख्य जो तथ्य है वो क्या है, उनका दर्शन का मुख्य तथ्य है दुखवाद, और दूसरा क्या है, क्षणभंगवाद। अब ये देखिए कि दुखवाद क्या है और क्षणभंगवाद क्या है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। तो दुखवाद कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो दुख से घिरा हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपसे मैं कहूं कि क्या आप दुखी हैं, अब बोलिए कि बिल्कुल सर हम तो दुखी हैं। क्या दुख है भाई? तो 2 साल से लगे हुए एग्जाम नहीं हो रहा है, दुख में। कोई बंदा जो है वो बोला कि भाई हम भी दुखी हैं सर, क्या दुख है? अब एग्जाम तो हो गया सर, ज्वाइनिंग करना है जाकर के घर से 500 किलोमीटर दूर, अब वहां हमको मजा नहीं आ रहा है। तो सब दुखी है। कोई के पास भोजन है तो उसको पचाने की तकलीफ है, किसी के पास नहीं है तो उसको खाने की तकलीफ है, किसी के पास है तब दुखी है, किसी के पास नहीं है तब दुखी। भगवान बुद्धा ने मनुष्य के उन ऐसे नस को पकड़ लिया जो सारे व्यक्तियों में विद्यमान है, दुख। तो उन्होंने कहा कि देखिए संसार दुख से भरा हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्षणभंगवाद क्या है कि उनका मानना है, भगवान बुद्धा का मानना है कि प्रकृति जो है हर क्षण परिवर्तनशील है, प्रकृति जो है हमेशा बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य का जो बॉडी है, बॉडी बना है किससे? तो सेल से मिलकर बना है।
अच्छा, सेल क्या है? वो हमेशा निरंतर वो मरते हैं, निरंतर बनते रहते हैं, यानी कि अभी एक क्षण पहले आप थे जो अगले क्षण आप नहीं हैं। तो भगवान बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है कि क्षण भंगवाद, यानी कि एक क्षण पहले आप थे जो आप नहीं है, अगले क्षण आप नहीं है, यानी कि प्रकृति जो हमेशा हर क्षण बदल रहा है। तो बुद्धा कहते हैं कि जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो जन्म का कारण नहीं है। अगले जन्म में से दूसरे जन्म में क्या जाता है? अब मान लेते हैं कोई बंदा डिस्ट्रॉय होता है, मर जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि आत्मा निकल गया, जो दूसरे में जाकर के वो समा जाएगा और दूसरा उसका जन्म होगा। बुद्धा नहीं मानते। बुद्धा मानते हैं कि भैया एक जन्म से दूसरे जन्म में अगर कोई व्यक्ति का होता है, जन्म होता है, तो उसका कारण कर्म है। अगर आप कर्म को अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो जन्म होता रहेगा, और जब तक जन्म होता रहेगा, जब तक आप कर्म को न्यूट्रलाइज नहीं कर दो। तो कर्म को मानते हैं वो, आत्मा को मानते ही नहीं। तो अब इस प्रकार से आप देखिए कि क्वेश्चन यहां से आप सोल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि यहां से देखिए 2-3 बात निकल गई। क्षणभंगवाद क्या है, दुखवाद क्या है। तो बुद्धिज्म का इस तरीके से अगर कोई पढ़े तो क्वेश्चन आराम से बन सकता है। मैंने क्या एक अगला प्रश्न रखा कि बुद्धा की ज्ञान की प्राप्ति बिहार के दक्षिण में हुई थी। बिल्कुल दक्षिण में हुआ था, वर्तमान बिहार के दक्षिण में हुआ था। तो ये जो है चूंकि वहां सस्पिशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान अगर बिहार के दक्षिण में बोलेगा तो बिल्कुल बिहार के दक्षिण में अभी वर्तमान में है। वैसा नहीं कि पीछे हम चल जाएंगे आज तो, मतलब कि 20 साल पहले, 2002 के पहले, 2000 के पहले, जिसमें झारखंड हमारे साथ था, तो फिर तो मिड में हो जाएगा। लेकिन वर्तमान बिहार की मैं बात करूं तो दक्षिण में हुआ। क्लियर है? अच्छा, अगला मैंने प्रश्न आपके सामने रखा था कि भगवान बुद्धा के अंतिम चरण में आकर के उन्होंने महिलाओं को शामिल किया था, जो गलत है, ये नहीं है ना। भगवान बुद्धा जब लगभग मे बी 41 साल या 42 साल के थे, तब उन्होंने जो है आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को शामिल किया था। महिला संघ की स्थापना की थी, यानी भिक्षुक संघ की स्थापना की थी। और पहले उनके जो भिक्षुनी थे, उनकी माता यानी कि उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, यहां से एक प्रश्न और बन जाए इस तरीके से कि भगवान बुद्ध ने महिलाओं को तो शामिल किया, लेकिन क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया? तो इसका जवाब है कि नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि महिलाओं को संघ में शामिल तो किया भगवान बुद्ध ने, लेकिन महिलाओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। उनको जो है भिक्षुक संघ के, उनके जो हेड होते थे महिलाओं के, वो भिक्षुक होते थे, क्योंकि महिलाओं पर भगवान बुद्धा का भी भरोसा नहीं था कि कब बाचाल हो जाएंगी। देखिए, अब यहीं से एक बात और निकल के आता है कि जैनिज्म क्या कहता है। जैनिज्म जो महिलाओं पे एक बात कहता है, जैना कहते हैं कि महिलाओं को इस जन्म में स्वर्ग जाने का, यानी कि कैवल्य प्राप्ति का, निर्वाण प्राप्ति का, स्वर्ग प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जैना का मानना है कि जो महिलाएं हैं वो, चूंकि देखिए अब जैन धर्म के दो रूप हैं, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर कहते हैं कि श्वेत वस्त्र धारण करो, और श्वेत वस्त्र धारण कर करके जो है आप जो है जैन धर्म को मान सकते हो। तो श्वेतांबर कहते हैं कि महिलाएं ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैवल्य प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन दिगंबर जो जैन हुआ करते थे, जो ओरिजिनल महावीर जैन है, वो दिगंबर साधु हुआ करते थे, और दिगंबर वस्त्र के त्याग करते हैं। अच्छा, अगर महिलाओं को वस्त्र त्याग करने की बात आ जाती है तो फिर हमारे समाज में व्यभिचार फैल जाएगा। इसलिए उनका कहना था कि महिलाएं जो हैं वो इस जन्म में मतलब कि केवल नहीं प्राप्त कर सकती, वो उनको मर करके अगले जन्म में पुरुष रूप में या फिर किसी अन्य जीव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो कैवल्य की प्राप्ति करेंगी। तो महिलाओं के संदर्भ में उनका इस प्रकार का विचार था। तो अब देखिए, ये ऐसे अगर प्रश्न को अगर सोल्व करेंगे, इस प्रकार से चीज़ों को आप पढ़ेंगे, तो चीज़ें आसान होगी और एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आप जाकर के मतलब प्रश्न को सोल्व कर दीजिएगा। देखिए, जो पहले क्वेश्चन पूछते थे, है ना, वो अब वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति में बदलाव आ गया है, क्वेश्चन पूछने के ढंग में बदलाव आ गया है। ठीक है, तो जब तक कॉन्सेप्ट को हम फैक्ट में लपेट करके नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप क्वालिफाई मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अब जो है तरीका आप देखेंगे क्वेश्चन का, तो बड़ा वास्ट हो गया भाई। क्वेश्चन पहले ऐसा नहीं रहा। अब हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, ज्योग्राफी पे आ जाइए। अब ज्योग्राफी में भी प्रश्न उसी तरीके से बदल गए हैं। अब एक प्रश्न बताइए कि एक सबसे पहला चैप्टर मैं मान लूँ कि
लेता हूं मैं कि पृथ्वी के संदर्भ में, कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए, या फिर ऐसे प्रश्न रहे कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जिसे देखें कि बिहार पीसीएस में लगभग 60 प्रश्न जो है, 60 प्रश्न जो है बिहार पीसीएस में, जब एग्जाम हुआ है 2-3 दिन पहले 30 सितंबर वाला, बिहार पीसीएस में 60 प्रश्न ऐसे हैं भाई साहब जो हूबहू यूपीएससी से लिया गया है, जो पिछले एग्जाम हुआ है। आप देखेंगे 16 से पहले चल जाइए तो एकदम सेम प्रश्न जो है ऐसे ही बनते थे, मतलब आधे पेज के प्रश्न बनाए हैं बीपीएससी ने इस बार। तो दरोगा भी वहीं तक जाने वाला है ना, क्योंकि देखिए लड़कों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, सबको चाहिए नौकरी, तो आपको तैयारी में परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। कोई छोटा सा नोट्स पढ़ करके और छोटा सा किताब पढ़ करके एग्जाम निकल जाता तो हर घर मोहल्ले खोपचा टोले में दरोगा और पुलिस और बीपीएससी के अधिकारी भरे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तैयारी की जो है एक रणनीति होनी चाहिए, और दूसरी बात, रणनीति के साथ साथ में तैयारी जिसके सानिध्य में आप कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो उस तैयारी को अपने आप को जांचने के लिए भी तो कोई गेज होना चाहिए। अब हम लोग देखिए 2 चीजें हैं। अब एग्जामिनेशन हम लोग क्या करते हैं ना कि कहीं टेस्ट ज्वाइन करते हैं। मैं इसका एक आपको ये बताता हूँ कि आप टेस्ट ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट जो है उसके 2 पार्ट होते हैं दोस्त। एक टेस्ट जहां देने जाते हैं वो कोचिंग वाला अपने आप को सुपीरियरिटी साबित करता है कि मैं ऐसा सेट करूं जो बच्चों से बने ही नहीं, और आप मतलब वो कहे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, मतलब हमसे अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आपकी तैयारी बदल जाती है, तैयारी आपकी दिशा मतलब गलत दिशा में चल जाता है। अरे भाई जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसी दिशा में प्रश्न भी होना चाहिए, समझ गए। अब मान लीजिए कि तैयारी करें दरोगा की, प्रश्न पूछ दिया यूपीएससी का, तो फिर वो भी नहीं बनेगा, और तैयारी करें दरोगा के प्रश्न पूछ दिया चपरासी का, तो वो भी काम का नहीं है। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए, एग्जाम या फिर टेस्ट वैसा ही ज्वाइन करना चाहिए जहां पर एक मतलब बीच में आकर के टेस्ट लाए, मतलब लेके आए कि दरोगा से थोड़ा सा ऊपर और पीसीएस से थोड़ा सा नीचे एक मॉडरेट क्वेश्चन हो, ताकि बच्चे वहां तक पहुंच सके। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चे बनाए ही नहीं, टेस्ट का मतलब ये है कि उनकी तैयारी सही दिशा में चले, आप चीजों को रिवाइज करें, आप चीजों को पकड़े, पहुंचे वहां तक, है ना, तब जाकर के। अच्छा देखिए हम लोग जहां पे टेस्ट मारते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि 1-2 बच्चे का जो है अगर 100 में जो बना रहा है तो वो 95 तक पहुंचा देता है। आप लोग भी उसी के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं, उसका 95 क्यों है, वो जानते ही नहीं कि वो बंदा जो है पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा है या 5 साल से तैयारी कर रहा है। और सबका आईक्यू लेवल एक नहीं होता दोस्त, समझ गए। जो मतलब 1-2 बंदे हैं, जो 100 में से 1-2 बंदे ऐसा होते हैं जो रट्टा मार के बैठा हुआ है सारा चीज को एकदम। और देखिए कि जो 90% बच्चे होंगे, 98% बच्चे होंगे ना, उनका जो एक मिडिल में आकर के 70, 80, 85 के बीच में रुक जा रहा है उनका, तो वो उनकी जो तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। और दूसरी बात आते हैं कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि देखिए टाइम है नहीं, 3 महीने लगभग टाइम आपको सरकार देगी, मतलब एग्जाम लेने में, जो एग्जाम होगा, क्योंकि देखिए 2024 के इलेक्शन से पहले एग्जाम खत्म हो जाएगा इसका, जो है बिहार दरोगा का। अब 2024 के इलेक्शन चूंकि मार्च अप्रैल में है मेरे हिसाब से, इसी होना चाहिए, मार्च अप्रैल मई में, तो उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। और दिसंबर जनवरी में एग्जाम है तो आपके पास बचे हैं महीने 3, और 3 महीने में आप कैसे करोगे, है ना। तो हमने उसके लिए एक तरीका इजाद किया है कि अगर हम देखिए, ये हम नहीं करें कि हम कोई फीस लेके जोड़ेंगे या बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं। मेरा अपना मानना है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, उसको मैं एनालिटिकल पार्ट में करके हम आपको डाल दूं, तो आप चीज़ों को जल्दी समझ करके अपना क्वेश्चन बना करके निकल जाइए। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन देखा 2-3 दिन पहले बिहार दरोगा का, तो ये लगा कि यार ये तो बड़ा मतलब टफ क्वेश्चन हो गया, धीरे धीरे बच्चों को समझ में आएगा कैसे। क्योंकि अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें जो लड़के गए थे एग्जाम देने, उन्होंने कहा कि सर ये तो मतलब कि प्रश्न बिल्कुल ही पार हो गया ऊपर से नीचे, तो पता नहीं चला कुछ। तो दरोगा में भी यही प्रश्न आने वाले हैं कि आप उसके लिए तैयार रहिए। जो प्रश्न पूछ रहे हैं अभी, जैसे एक प्रश्न और मैं रख रहा हूं, वो प्रश्न है जैसे पॉलिटी से ही प्रश्न उठा लीजिए। पॉलिटी तो एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है, पॉलिटी आसान तो है नहीं,
है ना। अब प्रश्न ऐसा ही रहे कि राष्ट्रपति, है ना, ऐसे रहे कि निम्नलिखित में से चाहिए वन लाइनर प्रश्न रहे, वन लाइनर का प्रश्न मैं आपको देता हूं, देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं बन पाता। तो जो टेक्निकल प्रश्न हो जाता है, समझ, टेक्निकल बहुत ये प्रश्न होता है। देखिए प्रश्न ऐसे है कि राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं, इनमें से कौन सी शक्ति, राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, जो कौन सी शक्ति राज्यपाल से मैच करती है, सॉरी राष्ट्रपति की शक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है ना, राज्यपाल के पास है और राष्ट्रपति के पास नहीं है। उसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूं, है ना। इसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में। एक पहला है जो है वीटो पावर। दूसरा कि किसी भी बिल पर, किसी भी विधेयक पर जो है डिस्क्रिशनरी पावर, यानी किसी विधेयक पर उसको जो है साइन करने, यानी कि कोई भी विधेयक तब बनेगा ना जब वो उसके दस्तखत होंगे, तो साइन करने के पावर। तीसरा है कि जो है किसी भी विधेयक को, या फिर ऐसे रखिएगा कि तीसरा नंबर में रखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल एक होते हैं। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, कौन सा नहीं मैच कर पाता है। तो देखिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है ना, वो जो है देखिए वीटो पावर। वीटो क्या है? वीटो पावर, है ना, तो जैसे क्या है ना कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है ना, अत्यंतिक वीटो, तो राष्ट्रपति के पास भी वीटो है और राज्यपाल के पास भी वीटो है। और एक मैंने कहा कि दस्तखत करने की पावर, देखिए है तो वीटो पावर के अंतर्गत ही है, लेकिन राज्यपाल के पास एक पावर ज्यादा है कि राज्यपाल के पास अगर कोई बिल आता है तो राज्यपाल उस बिल को जो है ये कहकर जो है आगे मतलब कि टाल देता है कि ये बिल जो है राष्ट्रपति के लिए जाएगा, राष्ट्रपति इस पर अपना मत प्रकट करेंगे। तो एक पावर ज्यादा है यहां पर। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो चीजों को एनालाइज करना, चीजों को समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए मेरा क्लास जो है, हम कल से सोच रहे हैं कि एक क्लास मैं शुरू करूं कल से, और जो है हम देखते हैं कि कौन सा पोर्शन मैं शुरू करता हूं। कल से 7 बजे से मैं सोच रहा हूं क्लास शुरू करूंगा, और इस प्रकार से आगे हम बढ़ना चाहते हैं कि हर पहलू पर, चाहे इकोनॉमी का प्रश्न हो, अभी इकोनॉमिक्स से ही एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको समझिए, देखिए तो कि आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता। इकोनॉमिक्स से एक प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $5 ट्रिलियन की है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवाद का लक्ष्य जन कल्याण है। और पॉइंट 54 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद का लक्ष्य लाभ कमाना है। और पॉइंट नंबर 5 है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अब इस प्रकार से प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है ज्यादा तो नहीं रहेगी, लेकिन हम अगर ये 5 प्रश्न, ये जो 5 लाइन है, यानी 4 जो ऑप्शन मैंने दिया, ये 4 ऑप्शन का अगर हम विश्लेषण करेंगे ना, तो आपके लगभग इसमें से 20 से 25 प्रश्न निकल जाएंगे ये 4 लाइन में। ठीक है, तो अब देखिए कि पहला मैं लाइन बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की है, जो कि नहीं है। अगर $5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था होती तो हम जो है लगभग दुनिया में तीसरे नंबर के अर्थव्यवस्था होते, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 नंबर के अर्थव्यवस्था, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग 30 से 32 ट्रिलियन डॉलर की है, वो है अमेरिका। उसके बाद आता है चीन, लगभग 20 से 22 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद आता है जर्मनी का, लगभग वही 4.5 पौने 5 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद आता है जापान का,
उसका भी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर का है, और उसके बाद आता है इंडिया का लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था है। हम लोग जल्द ही जो है जर्मनी को और जापान को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाने वाले हैं। लेकिन हम लोग अभी हाल में छोड़ा किसको है, तो छोड़ा है यूके को। यूके को हमने पीछे छोड़ दिया है। हम लोग जल्द ही लगभग गवर्नमेंट की जो ये है कि पॉलिसी कि 2027 तक हम लोग 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बन जाएंगे और दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो पहला ऑप्शन। दूसरा मैंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था है भाई, कहने की तो बात नहीं है। हम लोग पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है। थर्ड मैंने कहा कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें समाजवाद का लक्ष्य जो है वो जन कल्याण है। तो बिल्कुल जन कल्याण है भाई, समाजवाद का लक्ष्य जन कल्याण ही है। जन कल्याण का मतलब क्या होता है? जन कल्याण का मतलब है कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोई 60 वर्ष से ऊपर का वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति, तो उसको पेंशन सरकार देती है। तो क्या बूढ़ा कमा के तो धर तो नहीं दिया ना सरकार के यहाँ, फिर उनको सरकार पेंशन देती है। समाजवाद का लक्ष्य है कि भाई जन कल्याण होना चाहिए। जो जिनको घर नहीं उनको घर देती है इंदिरा आवास के तहत, जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है पीडीएस के तहत उनको अनाज मिलता है। तो ये जो है जन कल्याण है। बाकी जो है हमने कहा कि तीसरा ऑप्शन था कि हमारा कि पूंजीवाद का लक्ष्य लाभ कमाना है। देखिए हमारे क्या क्या है कि 80% जो काम होते हैं वो हमारे निजी व्यक्ति करते हैं। आप किसी भी समोसे की दुकान पर चले जाइए, आप कहिए कि हमको एक समोसा दे दो, जो पैसा नहीं है तो दे देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि वो बैठा हुआ है बंदा लाभ कमाने के लिए पूंजी लगा करके। चलिए पूंजी से याद आया कि पूंजी क्या है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, क्या पूंजी है? ये 1 लाख रुपये आपके पास है, पूंजी है? नहीं। आपके पास अगर करोड़ रुपया है वो पूंजी नहीं है। पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी का मतलब है आपके पास एसेट, ऐसा एसेट जो आपको लाभ दे रहा हो। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाकर कोई दुकान खोला, अगर दुकान से आप हर रोज 500 रुपये कमा रहे हैं तो वो पूंजी है। दुकान में लगा हुआ वस्तु जो है वो पूंजी है। आपके पास लाख रुपया है वो पूंजी नहीं है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है एक प्रश्न की सबसे लिक्विड क्या है, सबसे अधिक लिक्विड क्या है? लिक्विड का मतलब क्या? तरल क्या है? तो तरलता में उन्होंने वो बना कर रखे होते हैं ना कि जैसे मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है ना, कि अगर आपको 10 रुपया मैं दूं तो आराम से कोई भी चीज खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन उससे कम तरल क्या है? उसमें ऑप्शन रहता है कि सबसे अधिक तरल में रह गया ऑप्शन में, एक में मुद्रा, दूसरा में जो है रह गया सोना गोल्ड, तीसरा में आ गया मान लीजिए कि कोई वस्तु, मान लीजिए पेन कलम, थर्ड में आप मान लीजिए कि आपके पास कोई और भी चीजें हैं। तो इस प्रकार से तरलता आप काउंट करते हैं। तो जो है इस प्रकार से हम सोचे हैं कि एक तरीका निकाला जाए ताकि अध्ययन में आसानी हो। तो जो है चर्चा को हम यहीं में समाप्त करेंगे, यहीं पर, और फिर जैसा होगा हम आपके सामने आएंगे। और अगर आपको जुड़ना है तो आप बिल्कुल लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे कल, बाय।